नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सहरसा की खबर से। सहरसा में सदर थाना इलाके में थाने के ड्राइवर की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है और ये वीडियो गंगाजल चौक का बताया जा रहा है। सदर थाना की पुलिस टीम गोलीकांड में छापेमारी करने गई थी और उसी वक्त जमादार के बेटे हर्ष उर्फ साहस कुमार ने थाने के ड्राइवर प्रेम कुमार की पिटाई कर दी। कहा जा रहा है कि चोरी के मामले में जमादार के बेटे से पूछताछ करना उसे गवारा नहीं हुआ और उसने चालक की पिटाई कर दी और सदर थाना अध्यक्ष जयशंकर कुमार के मौके पर पहुंचकर हर्ष और उसके एक दोस्त को गिरफ्तार किया है। और इधर मधुबनी में आरटीआई एक्टिविस्ट बुद्धिनाथ झा हत्याकांड में पुलिस ने एक महिला समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बेनीपट्टी एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह के मुताबिक बुद्धिनाथ झा ने आखिरी बार फोन पर पूर्णकला देवी नामक महिला से बातचीत की थी, जिसके आधार पर पुलिस ने इस मामले को खंगालते हुए उस महिला से पूछताछ शुरू कर उससे मिली जानकारी के आधार पर 5 और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई और गिरफ्त में आरोपियों के नाम रोशन कुमार शाह, बिट्टू कुमार पंडित, दीपक कुमार पंडित, पवन कुमार पंडित और मनीष कुमार है। एसडीपीओ का कहना है कि इस मामले में पुलिस अभी सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और जल्द ही हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली जाएगी। महिला जो है इनसे बात हुआ, अंतिम में इसी से बात हुआ। इनको जब हम लोग पकड़ तब तक लाश निकल गया था तो हम लोग इनको पकड़ने के बाद बुलाया गया। वो बोली कि ऐसे ऐसे बात हुआ, स्वीकार की। पहले तो नाना कहानी की, उसका स्वीकार की और स्वीकार की तो हम लोग उसी के आधार पर ये 5 और को पकड़े हैं, जिसका नाम है रोशन कुमार साहब, एक है बिट्टू कुमार पंडित, तीसरा है दीपक कुमार पंडित, चौथा है पवन कुमार पंडित, 5वां है मनीष कुमार और एक महिला है पूर्णकला देवी, जो कि जयराम पासवान साकिंग अतरौली ब्रह्मपुरा में रहते हैं। मधुबनी में आरटीआई एक्टिविस्ट बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश झा की नृशंस हत्या के बाद उनके परिवार में मातम का माहौल है। जवान बेटे को खो चुका परिवार इंसाफ चाहता है। बेनीपट्टी के लोहिया चौक के पास बुद्धिनाथ झा के घर पर उनके पिता और बड़े भाई से बातचीत की हमारे सहयोगी अमित रंजन ने। अभी मैं यहाँ बुद्धिनाथ झा के घर पर हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ जो परिजन है, एक जवान बेटा को खोने के बाद परिजन यहाँ हताश और निराश हैं और इस मामले में जल्द से जल्द इंसाफ चाहते हैं। परिजनों का कहना है कि उनका जवान बेटा जो यहाँ घर का सहारा था वो नहीं है इस दुनिया में। लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा हो और कौन इसके पीछे है वो जल्द इन्हें पता चले। हमारे साथ जो बुद्धिनाथ झा के जो पापा हैं, की नाम भेल अपने के? दयानंद झा। मतलब बुद्धिनाथ ये यहाँ के सब छोट लड़का छलखिन जी। की छै मामला, मतलब अहाँ सबके कन की छै मांगे में की सब छै? देखियो, मांग लगे के एकर उचित जे न्याय छै। ई थाना में डकैती भेले, अपहरण भेले, एठाम से 200 गज के या 300 होई थाना। ये हमार घर है, आगे पोस्ट ऑफिस लगा फरन। डीआईजी स्तर से आईजी स्तर से जांच होबाक चाहिए। जो जिला टीम अगर जांच जे से करते तो कतौ न कतौ जांच सफल नहीं रहता है। ये पूरा विश्वास के साथ कहे छी, विश्वास साथ के कह के ही मतलब छले ये लड़का मीडिया के साथ साथ ITR आ परिवार दायर कऽ के जे से नर्सिंग होम के खिलाफ विगत 2.5 साल से चलबे छले अभियान। अगर कत्ते डॉक्टर कत्ते ऑफर दिल के तुमको क्या चाहिए नहीं चाहिए, पैसा कौड़ी, चूँकि हम सब अवगत छी जे तुम लोग, लेकिन अक्कर एक का नाम रही नहीं। हम जो लिखेंगे वो लिखते रहेंगे। आप सही है तो अपने आप को सही बन के चलिए, बाकी हमको समझौता नहीं करना है सच्चाई से। ये बराबर अगर स्टेटस देखबे फेसबुक के माध्यम से ओकर कहना हम चले मरना पसंद करेंगे, झुकना नहीं। तो मुआवजा हमरा सबके नहीं चाहिए, हमरा सबके न्याय चाहिए। अगर पाछा जे छे दोषी ओकरा सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हमरा सबके चाहिए। इसीलिए हम लोग इससे उच्च स्तर का जांच चाहते हैं। सबसे बड़ी मुद्दा जो है तो ये जो परिजन हैं वो चाहते हैं कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और जो क्या है इस मामले में किस मतलब कौन है इसके पीछे उसका खुलासा जल्द से जल्द चाहते हैं। अमित रंजन, न्यूज 18 मधुबनी।
मधुबनी के बेनीपट्टी में आरटीआई एक्टिविस्ट बुद्धिनाथ झा बीते 9 नवंबर की रात से घर नहीं लौटे। आखिरी बार वो 9 नवंबर की रात अपने जांच घर के बाहर दिखे थे, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और हमारे संवाददाता अमित रंजन ने बेनीपट्टी में उस जगह का जायजा लिया जहां बुद्धिनाथ झा को आखिरी बार देखा गया था। बुद्धिनाथ झा जो या उर्फ अविनाश झा यहाँ बेनीपट्टी में वो आरटीआई कार्यकर्ता के साथ साथ वो यहाँ जांच घर भी चलाते थे, जो उनका एक जो यहाँ लैब था। ये मैं अभी आपको ये जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ, यहीं पे ये अपने घर के पास ही इनका बुद्धिनाथ झा का ये जांच घर है और वो यहाँ पर ही अक्सर बैठकर साथ में वो अपना जो उनका रोजी रोटी का जरिया था, ये जो लैब है, जांच घर है, यहीं वो काम करते थे। और जो एक जो सीसीटीवी फुटेज जो भी काफ़ी ज़्यादा जो बाहर वायरल है और आया है, वो फुटेज जो 9 नवंबर की रात का बताया जा रहा है कि यहीं पर वो अपनी दुकान बंद करने के बाद यहाँ जो घर के बाहर थे, जो सड़क पे घूम रहे थे और यहीं पे उन्हें देखा गया था रात 9 बजे के आसपास। और बताया जा रहा है कि 9 नवंबर को उसके बाद जो वो लास्ट उस फुटेज में दिखे हैं सीसीटीवी में, उसके बाद वो दोबारा घर नहीं लौटे और परिजन काफ़ी मतलब उनकी तलाश करने के बाद फिर पुलिस के पास ही मामला गया और फिर 12 तारीख को उनकी जो मतलब बॉडी मिली। तो ये वही जगह है जहाँ का वो सीसीटीवी फुटेज जो अभी जो काफ़ी मीडिया में और जो सोशल मीडिया में वायरल है, और यहीं पे ये इनका जांच घर है। और यहाँ जो बुद्धिनाथ झा इसी जांच घर में यहाँ रात में वो अपनी दुकान बंद करने के बाद यहाँ थे और उसके बाद वो जो आखिरी बार उन्हें सीसीटीवी फुटेज में देखा गया वो यही जगह है। तो यहाँ भी जो उनके परिजन हैं या जो उनके आस पड़ोस के लोग हैं, काफ़ी सब निराश और हताश हैं और लोग जल्द से जल्द इंसाफ की उम्मीद कर रहे हैं और प्रशासन से चाहते हैं कि जल्द इस मामले का खुलासा हो। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। जेलों में बंद कैदियों को राहत देते हुए अब अपने परिजनों से सीधी मुलाकात की इजाजत दे दी गई है। कोविड के कारण करीब 18 महीनों से सीधी मुलाकात बंद कर दी गई थी और आज से शुरू हो रही फिजिकल मुलाकात में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। परिजनों को पहले से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर तारीख और समय ले लेना होगा और जेल में मुलाकात के समय कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है। और अधिक जानकारी दे रहे न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण। जेलों में बंद कैदी आज से अपने परिजनों से सीधी और फिजिकल मुलाकात कर सकते हैं और इसे लेकर के मुख्यालय ने जो नया निर्देश जारी किया है उसके मुताबिक अभी तक ऑनलाइन जो मुलाकात होती थी, लेकिन आज से तमाम जो कैदी हैं अपने परिजनों से फिजिकली सीधी मुलाकात जो है वो कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत जो है आदर्श केंद्रीय कारा बेउर से शुरू की जा रही है। पिछले मार्च अगर कहें 2020 से लगभग 18 महीनों से जो मुलाकात जो है फिजिकली रूप से कोविड को देखते हुए बंद कर दी गई थी, क्योंकि कोरोना के जिस तरह से मामले लगातार आ रहे थे उसे देखते हुए सुरक्षित रह सके लोग, इसे देखते हुए बंद कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से फिजिकल मुलाकात जो है वो खोली गई है, लेकिन इसमें एक दिशा निर्देश ये दिया गया है कि इसे ऑनलाइन आपको मिलने की इजाज़त लेनी होगी। अगर आपको दिखाऊं कि इससे पहले यहाँ पे मुलाकाती परिसर होता था, है जहाँ पे आकर के लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और उसके बाद मुलाकात होती है। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे भीड़ ज़्यादा से ज़्यादा ना जुट पाए, इसे लेकर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात कही जा रही है कि ऑनलाइन फॉर्म भरें, उसमें आपको तिथि और समय मिलेगा, उसके बाद आकर के आप मुलाकात कर सकते हैं। नहीं, ये सब कुछ मालूम नहीं है तो कहाँ से करवाएंगे। अच्छा, अभी तक पता नहीं है। पहले तो अथी मोबाइल से करना पड़ेगा, इसका जो वेबसाइट नंबर है, हाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद यहाँ से समय दिया जाएगा, डेट दिया जाएगा कि कितने तारीख को आना है, मिलना है, उसके बाद फिर आना। और जो ऑफलाइन जो मुलाकात होती थी ऑनलाइन वीडियो कॉल पे, वो भी जारी रहेगा? वो भी जारी रहेगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, 50 लाख की सरकारी दवा बरामद की गई है। एक घर से बरामद हुई है दवाइयां और ड्रग्स डिपार्टमेंट और पटना पुलिस की कार्रवाई। तो पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीएम दास रोड के एक घर से मिली है दवाइयां और गुप्त सूचना के बाद देर रात कार्रवाई की गई। दवा कहां से लाई गई है, इसकी जांच जारी है। और आज से पटना, भागलपुर, मुंगेर, मगध सहित तमाम दक्षिण बिहार के जिलों में धान की खरीद शुरू हो रही है और सरकार ने इस बार 1940 रुपए क्विंटल कीमत रखी है।
जो पिछली बार से 72 रुपए ज्यादा है और सरकार ने इस बार 45 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है। सचिवालय से और अधिक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी रवैस नारायण। आज से दक्षिण बिहार में भी धान की जो खरीद है वो शुरू हो रही है और कृषि विभाग ने 1 नवंबर से ही धान की जो खरीद है वो शुरू की है, जिसमें पूर्णिया और कोसी प्रमंडल से इसकी शुरुआत हुई है। लेकिन आज से आपको बताऊं कि तमाम जो दक्षिण बिहार के जो ज़िले हैं वहां भी इसकी शुरुआत हो रही है और इसके लिए जो राज्य सरकार है इस बार पहली बार 1940 रुपये जो है वो प्रति क्विंटल के हिसाब से जो कीमत है उन्होंने तय किया है, जो कि पिछले साल की तुलना में 72 रुपये अधिक है। यहाँ पे जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक ज़मीन वाले जो भी किसान हैं उनको अधिकतम 250 क्विंटल जो धान है वो उससे लिया जा सकता है, जबकि बटाईदार जो है वो एक किसान 100 क्विंटल धान ही बेच सकता है। और आपको बता दूं कि इस बार 45 लाख टन जो है वो लक्ष्य रखा गया है धान खरीद का और इसके लिए लगभग 8,730 करोड़ रुपए जो हैं वो खर्च होंगे। जो यहाँ पे किसान जो अपने देना चाह रहे हैं, धान बेचना चाह रहे हैं, उसके लिए 24 घंटे कॉल सेंटर का जो है वो काम किया जा रहा है, जिसके तहत टोल फ्री नंबर पे कोई भी किसान किसी पैक्स या व्यापार मंडल में फ़ोन कर वो सारी जो अपनी धान है वो बेच सकता है। धान खरीद के लिए जो मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री, उन्होंने कहा है कि इस बार 5,000 करोड़ की गारंटी राशि जो है फिलहाल दी गई है, जिसके कारण धान खरीद के लिए कोई राशि की जो है वो कमी नहीं हो सकेगी। तो जो भी किसान हैं वो अभी बेच सकते हैं। हालांकि अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सिर्फ 19 जिलों में 9,000 टन की जो है वो खरीद हुई है, क्योंकि माना जा रहा है कि अभी कटनी जो है वो पूरा नहीं हुआ है और पिछले महीनों में जिस ढंग से बारिश हुई थी जिसके कारण खेत जो है अभी तक सूखा नहीं है, जिसके कारण ये जो रफ्तार है वो धीमी है। लेकिन लगभग बिहार के सभी जिलों में धान खरीद की जो है वो खोल दिया गया है ताकि इस बार जो रिकॉर्ड लक्ष्य में धान की खरीदारी हो सके। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवैस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और पंचायत चुनाव के 7वें चरण में जमुई जिले में झाझा प्रखंड के 20 पंचायतों में मतदान हो रहा है। नक्सल क्षेत्र धमना में पारामिलिट्री फोर्स के जवान बाइक से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। देखिए संवाददाता केसी कुंदन की ये रिपोर्ट। पंचायत चुनाव के 7वें चरण में जमुई जिले के झाझा प्रखंड में मतदान शुरू हो गया है और मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफ़ी कड़े इंतजाम है। देख सकते हैं कि सीआरपीएफ और एसएसबी मतलब पारा मिलिट्री फोर्सेस के द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है नक्सल प्रभावित इलाके में। बता दें कि झाझा प्रखंड इलाका जो है नक्सल प्रभावित इलाका है और कई ऐसे गांव हैं, पंचायत है जो जिनका मतदान केंद्र नक्सल प्रभावित इलाके में है, जंगल और पहाड़ों इलाकों में है। उस इलाके में सुरक्षा को लेकर इंतजाम रखे गए हैं और देख सकते हैं कि बाइक से पेट्रोलिंग की जा रही है जो पारामिलिट्री फोर्सेस है उनके द्वारा, ताकि सुरक्षा में कहीं चूक ना हो। बता दें जहां पर बूथ पर मतदान केंद्रों पर जहां पर बिहार पुलिस और बीएमपी के जवान तैनात किए गए हैं, वहीं पर जो झाझा प्रखंड इलाके का जो जंगली इलाका है, सड़क है, वहां पर पारामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा लगातार बाइक से पेट्रोलिंग की जा रही है ताकि सुरक्षा के में कहीं चूक ना हो, मतदान के दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो। और खास करके नक्सल इलाके में जो नक्सल इलाके का बूथ है वहाँ पर कड़ी चौकसी रखी जा रही है और खास करके जो डीएम और एसपी हैं उनके निर्देश पर पारा मिलिट्री फोर्सेस के द्वारा बाइक से पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और इधर पटना के फुलवारी शरीफ में मतदान की प्रक्रिया शुरू है। देखिए मखदुमपुर से संवाददाता अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। हम मौजूद हैं फुलवारी शरीफ के मखदुमपुर में और यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि मतदाताओं की भीड़ भी लगी हुई है और मतदान की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पहुँचने लगे हैं। यहाँ पर मखदुमपुर में लोग जो है ये चिलविल्ली पंचायत पड़ता है और यहाँ लोग मतदान करने के लिए पहुँचे। कैसा प्रत्याशी चाहते हैं आप? जो इस गांव का विकास करवा सके और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स आते हैं उसका सही ढंग से यूज करे, ना कि
अपने पॉकेट में ले जाए। कैसा मैंने कि अभी जो है क्या कमी दिखती है अभी आपको? कमियां ही कमियां हैं। आप देखिए साफ़ सफाई का क्या हालत है, और यहाँ जो कनेक्टिविटी जो रोड है बाईपास से, यहाँ पे बहुत ही बुरा हाल है। किस तरह का जो है आप जो वोट करने आए हैं, क्या सोच करके आए हैं यहाँ? तो हम तो विकास का ही मेन मुद्दा है, क्योंकि अगर आप ये क्षेत्र घूमें तो देखेंगे कि जो ये क्षेत्र काफ़ी अंडर डेवलप्ड है, लोग बनते आ रहे हैं बट काम कुछ हुआ नहीं है, रोड ख़राब है। यहाँ से लेकर आप कहीं भी चले जाइएगा तो हमेशा रोड ख़राब ही है। जो बेसिक शिक्षा ये सब है, ये सब कुछ अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। तो उसको ध्यान में रखते हुए कि अगर जो बन रहे नए उम्मीदवार अगर वो काम करते हैं तो सही रहेगा। क्या मुद्दा पर जो है आज ये वोटिंग करेंगी? विकास के लिए। विकास के लिए तो क्या विकास नहीं हुआ है जो चाहती हैं? अभी हम नहीं है। विकास चाहती हैं? हाँ, चाहते नहीं हैं। तो सभी विकास के मुद्दे पे ही वोटिंग कर रहे हैं और यहाँ वोटिंग करने के लिए आए हैं। तो ये चिलबिल्ली पंचायत है और यहाँ विकास ही मुद्दा है और उसी पे वोटिंग हो रहा है। थानापुर के फुलवाड़ी शरीफ से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और कोरोना की रोकथाम के लिए बिहार सरकार ने नई गाइडलाइन अनलॉक 8 की घोषणा की और इसके तहत शादी समारोह और श्राद्ध क्रम में शामिल होने वाले लोगों की संख्या की बाध्यता नहीं रखी गई है, लेकिन डीजे, जुलूस और बारात निकालने पर प्रतिबंध बना रहेगा। नई गाइडलाइन के अनुसार शादी और अन्य समारोह के लिए 3 दिन पहले स्थानीय थानों में सूचना देनी होगी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान पूरी तरह से खुलेंगे। बाहर से आने वाले लोगों की जांच जारी रहेगी। कोविड को लेकर जारी किए गए नई गाइडलाइन अनलॉक 8 की जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रवि एस नारायण। बचाव और रोकथाम के लिए बिहार सरकार ने नया गाइडलाइन जारी किया है। अनलॉक 8 के नाम से जारी किए गए इस गाइडलाइन में कई नए दिशा निर्देश दिए गए हैं। नए गाइडलाइन के अनुसार अब कोई भी शादी समारोह हो या फिर श्राद्ध क्रम हो, इसमें जो व्यक्तियों की जो संख्या है, पहुंचने वाले लोगों की जो संख्या है, उसकी बाध्यता खत्म कर दी गई है। इसमें कोई सीमित व्यक्ति की अनिवार्यता जो है वो खत्म कर दी गई है। लेकिन साथ साथ ये नए गाइडलाइन में ये कहा गया है कि कोई भी डीजे और बारात या जुलूस जो है वो अभी भी नहीं निकाला जा सकता। और सबसे बड़ी बात कि कहीं पे भी अगर आपके घर में कोई श्राद्ध क्रम या फिर शादी जैसे कार्यक्रम हो तो 3 दिन पहले स्थानीय थाने को इसकी सूचना देनी होगी। नए गाइडलाइन जो अनलॉक 8 है उसके अनुसार जो तमाम जो संस्थान हैं वो पहले की तरह खुलेगी। उसमें मनोरंजन के कार्यक्रम हो, खेल कूद, शैक्षणिक कार्यक्रम हो, धार्मिक आयोजन हो, वो पूरी तरह से खुलेगी। लेकिन उससे पहले जिला प्रशासन से जो है वो अनुमति लेना अनिवार्य है। लेकिन साथ साथ जो नए गाइडलाइन में बताया गया है कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, तकनीकी संस्थान है या फिर कोचिंग संस्थान है, वो सामान्य रूप से खोली जा सकेंगी। साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्र में छोटे बच्चों को जो वहाँ पे बुला करके और वहाँ पे खाना खिलाया जा सकेगा, उनकी भी स्कूलें खुली रहेंगी। लेकिन सबसे जो इसमें जारी किया गया है गाइडलाइन में, उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी कोरोना के मामले आ रहे हैं उसमें बाहर से आने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से जांच जो है वो की जाती रहेगी। राज्य की सीमाएं हो, स्टेशन हो, हवाई अड्डे हों, इसमें एंटीजन टेस्ट जो है रैपिड तरीके से किया जाता रहेगा। और जिनके पास 72 घंटों से RT-PCR जो जांच है उसे छूट मिलेगी। तो नए गाइडलाइन के अनुसार जो कोरोना से शक्ति है वो आंशिक रूप से जो है वो बनी रहेगी। सबसे बड़ा जो यहाँ पे तय किया गया है गाइडलाइन के अनुसार कि बारात और फिर जुलूस जो है या फिर डीजे है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है और स्थानीय थानों की इसकी सूचना 3 दिन पहले देनी होगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना।
देश का सबसे युवा राज्य झारखंड आज 21 साल का हो गया और 15 नवंबर साल 2000 को गठन के बाद जल, जंगल और जमीन की बहुलता वाले इस राज्य ने 21 साल का सफर तय कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर झारखंड को बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय का गिफ्ट दिए और साथ ही हर साल 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की औपचारिक घोषणा की। आजादी के इस अमृत काल में देश ने तय किया है कि भारत की जनजातीय परंपराओं को, इसकी शौर्य गाथाओं को देश अब और भी भव्य पहचान देगा। इसी क्रम में ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया है कि आज से हर वर्ष देश 15 नवंबर यानी भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। इन आड़ी गौरव इन बुझावे दाजे अबोई सरकार भगवान बिरसा मुंडा हाक जाना महा 15 नवंबर हिलोक जनजाति गौरव दिवस लेकाते घोषणा के दाय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर देशवासियों और खासकर विद्यार्थियों से रांची आने की अपील की। उन्होंने कहा कि छात्र रांची में जाकर आदिवासियों की महान संस्कृति को दिखाने वाली इस संग्रहालय को जरूर देखें और कुछ न कुछ सीखने की कोशिश जरूर करें। उन्होंने कहा कि यहाँ हर बच्चे के लिए कुछ न कुछ है जिसे सीखना है, समझना और संकल्प लेकर आगे बढ़ना है। मैं देश के विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि जब भी मौका मिले आप रांची जाइए। इस आदिवासियों की महान संस्कृति को प्रदर्शित करने वाली इस प्रदर्शनी की मुलाकात लीजिए। वहां पर कुछ न कुछ सीखने का प्रयास कीजिए। हिंदुस्तान के हर बच्चे के लिए यहां बहुत कुछ है जो हमें सीखना है, समझना है और जीवन में संकल्प लेकर के आगे बढ़ना है। और कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी कि दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांवों से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू कराते अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। 2020 में कोविड-19 महामारी के बड़े प्रकोप के बीच अमूल ने चीन को करारा जवाब दिया। भारत में चीनी प्रोडक्ट्स के खिलाफ माहौल बना तो अमूल ने स्वदेशी का संदेश देने में देर नहीं की। अमूल ने ड्रैगन को बाहर का रास्ता दिखाने का सीधा संदेश दिया। मेड इन इंडिया को प्रमोट करते हुए अमूल ने आत्मनिर्भर होने की जरूरत पर भी जोर दिया। और फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।